नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ज्यादा घातक साबित हो रही है। यह ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रही है, ज्यादा मौतें भी हो रही हैं। महामारी आर्थिक और शारीरिक समस्याओं की वजह बनने के अलावा लोगों को मानसिक तौर पर भी प्रभावित कर रही है। महामारी ने उनके दिमाग में खौफ बना दिया है। अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में अनिश्चितता, घर पर रहने के विवश, ये सभी चीजें मानसिक बीमारी को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। लेकिन इस मानसिक बीमारी से कैसे निजात मिले, मानसिक तनाव के पीछे की बड़ी वजह क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टरों का एक खास पैनल हमारे साथ है। आज हमारे साथ होंगे देश की जानी मानी मनोवैज्ञानिक निवेदिता डोगरा, मनोचिकित्सक डॉक्टर अलीम सिद्दीकी, मनोचिकित्सक डॉक्टर राजेश। अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ फोन नंबर्स के जरिए जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे देश के बड़े डॉक्टरों से आप बात कर सकते हैं। आपको बस करना इतना सही है कि दिए गए लगातार जो नंबर हैं उन पर आपको फोन करना है और सीधे सीधे इस मंच के साथ जुड़ना है। आपके मन में जो भी सवाल हैं, बेहिचक और बिना घबराए हुए आप अपने सवालों का जवाब डॉक्टर्स के जरिए ले सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें और इससे पहले हम एक बार फिर आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और जितने भी लेख आ रहे हैं, जरा भी उन पर भरोसा ना करें, क्योंकि एक्सपर्ट पर आप भरोसा करें, यह आपके लिए जानलेवा हो सकता है। क्योंकि कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग अलग है और कुछ लोग आपके मन में डर भी बनाना चाहते हैं। इसीलिए आप सिर्फ डॉक्टर्स की सलाह पर ही दवा लें। तो शुरू करते हैं इंडिया न्यूज का ओपीडी। और सबसे पहले जरा हम इसमें डॉक्टर निवेदिता, शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं कि जिस तरीके की मौजूदा वक्त में स्थिति बनी हुई है, लोगों में मानसिक तौर पर एक दबाव बन चुका है, डर बहुत हद तक ज्यादा बन चुका है, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस हो या आने वाली तीसरी लहर की संभावनाएं। तो इस दिमाग पर पड़ने वाले, हमारे जहन में पड़ने वाले इस दबाव को कैसे कम किया जाए? जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे बुलाया और मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमें डर कर नहीं जीना है, हमें प्रिकॉशंस लेके आगे बढ़ना है। हमें पता है कि स्थिति कैसी है और बाहर कितना ज्यादा जैसे कि हम जिसको बोलते हैं एंजाइटी, और बहुत ज्यादा इंसान डरा हुआ है ये सोच के कि मेरा क्या होगा, और इस डर की वजह से वो अपनी हालत और खराब कर रहा है। क्योंकि जब हम डरते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फाइट करता है, वो सारा उस डर को काबू करने के लिए लड़ने लग जाता है। और जब वो वहाँ पे इंगेज हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि जो भी, अगर हमें छोटी भी खांसी या जुकाम या कुछ भी हो रहा है तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। तो अब हमारी बॉडी की क्षमता नहीं हो पाती है कि वो किसी भी और इन्फेक्शन से लड़े। तो हम जितना डरेंगे उतना ही हम अपनी बॉडी को कमज़ोर कर रहे हैं। और हमें क्या करना चाहिए, हमें डर कर नहीं बल्कि हमें प्रिकॉशंस लेके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि डर जब हम डरेंगे तो हम आगे का सोच नहीं पाएंगे कि हमें अब क्या करना है। लेकिन अगर हम प्रिकॉशंस लेके चलें, हम ये सोच के चलें कि हम इससे कैसे लड़ सकते हैं और इसको कैसे हम इससे बच सकते हैं, तो हम अपने प्रिकॉशंस लेंगे। जैसे कि मास्क, सैनिटाइज करना अपने आप को, जितना हो सके घर के अंदर रहना, बिना मतलब बाहर नहीं जाना। तो प्रिकॉशंस लेके चलना है, हमें डर के नहीं बढ़ना है। ये सबसे बड़ा मैसेज है जो मैं देना चाहूंगी आज। ठीक है, डरना नहीं है, आपको अपना मनोबल गिराना नहीं है, बल्कि आपको हिम्मत के साथ इस जंग को लड़ना है। लेकिन इस दौरान डॉक्टर अलीम सिद्दीकी, एक चीज ये भी कि हम जब देख रहे हैं कि लगातार जब संक्रमण बढ़ा, खतरा बहुत हद तक ये नजर आने लगा कि हमारे आसपास तक पहुंच गया है, तो क्यों ना लोगों के जहन में वो डर बने, क्यों ना लोग डरें। और शुरुआत में तो ये भी कहा गया कि डरना जरूरी है, क्योंकि अगर ये डर नहीं होगा तो हम नियमों का पालन भी नहीं कर रहे थे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है क्या? जी, देखिए, इसमें मैं साइकियाट्रिस्ट ये कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज जो हमारा इमोशन है, अगर वो विद इन रेंज रह रहा है तो वो एक अच्छी बात है। डर होना या उलझन होना बुरी बात नहीं है, ये सामान्य प्रक्रियाएं हैं। लेकिन अगर ये एक ऑप्टिमम रेंज में है तो ये आपको पुश करती हैं सुधार के लिए। अगर हम कोरोना से डरेंगे नहीं तो हम तो मरीज के साथ ही खड़े हो जाएंगे। तो लेकिन जो जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि इसको अगर मैं समराइज करूं तो पैनिक और प्रिकॉशन, ये दो में फर्क होता है। तो आप पैनिक नहीं करिए, प्रिकॉशन रखिए। प्रिकॉशन का मतलब जो मानक बताए गए हैं,
जो रीजनेबल चीजें हैं करने के लिए, जो ऑथेंटिक डॉक्टर्स ने चीजें बताई हैं वो आप फॉलो करिए। और उसके बाद भाई आप रिलैक्स रहिए कि ठीक है जो हो सकता है हमने किया। उसके बाद भी अगर कुछ आता है तो उसके बाद आती है एक्सेप्टेंस कि अगर इसके बाद भी घटना बुरी हो रही है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर उस पर नए सिरे से काम करना शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हमको डर को बिल्कुल उड़ा के खत्म कर देना है, केवल उतना डरना है जो हमें प्रिकॉशन के रेंज में रखे। इतना नहीं डरना है कि हम पैनिक करने लगे और डर के मारे सारे हम सिस्टम छोड़ दें और लगे कि थ्रेट हो गया और हम बेकार हो गए और हम सरेंडर करते रहे। तो ऑप्टिमम एंजाइटी हमेशा परफॉर्मेंस के लिए अच्छी मानी गई है। एक्सेसिव एंजाइटी परफॉर्मेंस को हैम्पर करती है। लेस ऑफ एंजाइटी हमारे प्रिकॉशन को यानी केयरलेसनेस को बढ़ाती है। तो हमें ये पहचानना होगा कि क्या हम सही तरह से सोच रहे हैं। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो जो इस फील्ड के ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे सलाह या राय लेके इस चीज को सुधार कर सकते हैं। तो पैनिक, प्रिकॉशन, ये ध्यान रखिए, प्रिकॉशन में रहना है, पैनिक में नहीं जाना है और उसके अपोजिट केयरलेसनेस में भी नहीं जाना है। ठीक है, यानी कि प्रिकॉशंस आपको पूरे पूरे करने होंगे, एहतियाती कदम आपको उठाने होंगे और डरना भी सिर्फ उतना है कि आप अपने जो अभी तक कोरोना संक्रमण के दौरान जो नियम बनाए गए हैं आप उनका पालन कर सके। लेकिन डॉक्टर राजेश, हम देख रहे हैं कि संक्रमण जब बढ़ा और अब धीरे धीरे अब हम दूसरी लहर से वापस बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी संभावनाएं नजर आती हैं, लेकिन आशंका तो तीसरी लहर की भी है। तो लोगों के मन में डर बने क्यों ना? सवाल क्या है आपका डर के बारे में? जी हेलो, देखिए आई थिंक जैसे हमारे कलीग डॉक्टर अलीम ने काफी अच्छे से बताया। देखिए जहां तक डर की बात है, जिसको हम कहते हैं फियर एक नॉर्मल इमोशन है और जैसा अलीम ने बोला कि फियर एक ऑप्टिमम लेवल तक हमें हेल्प करता है कि टू प्रिपेयर टू फेस द वॉट एवर आई थिंक क्राइसिस वी आर गोइंग टू फेस। बट अगर मैं कहूं कि ये जो फियर का माहौल क्यों है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमने कहा कि पहला वेव हमने झेल लिया, दूसरा वेव अभी हम उससे गुजर रहे हैं, तीसरा वेव की भी आशंका है। लेकिन तीन चीजें जो मैं हमेशा कहता हूं कि पिछले मार्च 2020 से जो हम झेल रहे हैं, एक तो पूरा माहौल संशय का है, कोई भी चीज निश्चित नहीं लग रही है, तो देयर इज ए ग्रेट अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। फिर हम लोग काफी हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। इवन हमारा विज्ञान इतना डेवलप कर चुका है, लेकिन आज भी पिछले 1.25 साल से हम एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और तीसरा जो मैं समझता हूं कि हमारे पास अभी ऑप्शंस काफी लिमिटेड है। तो अनसर्टेनिटी, हेल्पलेसनेस और लैक ऑफ ऑप्शंस एक्चुअली एक काफी फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट करते हैं फॉर फियर एंड एंग्जाइटी। तो हमें क्या है कि डरना तो बिल्कुल नहीं है, जैसे सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई है उसको फॉलो करना है। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये तीन जो चीजें हैं, प्रॉपर यूज ऑफ मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग, यही हमारे मेन 3 वीपन हैं। और चौथा वीपन एक वैक्सीनेशन है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपने को वैक्सीनेट कराएं जहां तक संभव हो। ठीक है, तो वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसके तहत आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर निवेदिता, हम ये भी मान रहे हैं कि तीसरी लहर की आशंका, लेकिन उस सब के बीच लोगों के मन में जो अभी स्ट्रेस बन रहा है उसको दूर कैसे किया जाए, कैसे उसको कम किया जाए, या इस नकारात्मकता की जो तस्वीरें सामने आती हैं उन सब से इतर कैसे उनको सकारात्मक सोच रखनी है? जी देखिए, स्ट्रेस और एंजाइटी तब होती है जब अगर मैं उसकी डेफिनेशन आपको बताऊं तो 2 चीजें होती हैं। पहली, एंजाइटी को लेके चलते हैं कि जब मैं एक फ्यूचर को देखती हूँ एंड आई थिंक कि वो मेरा फ्यूचर हमेशा नेगेटिव होगा। दूसरी चीज ये होती है कि मैं उस नेगेटिव फ्यूचर से कोप नहीं कर पाऊंगी। तो जब मेरे को लगता है दैट द फ्यूचर इज नेगेटिव एंड आई विल नॉट बी एबल टू कोप विद दैट फ्यूचर, तब मुझे होती है एंजाइटी। और ज्यादातर हम थर्ड वेव से इसीलिए डर रहे हैं और स्ट्रेसफुल हो रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है शायद हम उससे कोप नहीं कर पाएंगे, या फिर हम उससे लड़ नहीं पाएंगे, या फिर बहुत कुछ गलत होगा, समथिंग इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो हमें ये चीज देखनी है कि जो हम सोच रहे हैं या जो भी हमारे थॉट्स आ रहे हैं बेस्ड ऑन द फ्यूचर, वो कितने रियलिस्टिक हैं। अब ना हमें पॉजिटिव रहना है कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, ना ही हमें नेगेटिव रहना है कि मुझे ही सब कुछ होगा, हमें रियलिस्टिक रहना है। और जब मैं कहती हूँ रियलिस्टिक रहना है, उसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन देख के कि हाँ इन लोगों को या मुझे ये चीज हो सकती है, तो उसके लिए मैं क्या प्रिकॉशंस ले सकती हूँ।
तो अगर हम लोग रियलिस्टिक होके चलें, अपनी लॉजिक को देख के चलें, फैक्ट्स और ओपिनियंस के बेसिस पे आगे बढ़े, तो हमारे लिए स्ट्रेस कम होगा। क्योंकि अगर हम ये सोचते रहेंगे कि मैं कोप नहीं कर पाऊंगी या ये फ्यूचर हमेशा नेगेटिव ही होगा, मैं इससे आगे बढ़ नहीं पाऊंगी, तो हम लोग कुछ प्रिकॉशंस भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारा माइंड ब्लॉक हो जाएगा। तो एक रियलिस्टिक सोच रख के और ना पॉजिटिव रह के ना नेगेटिव रह के सारे प्रिकॉशंस लेके, जैसे कि हमारे दोनों डॉक्टर्स ने कहा, वो प्रिकॉशंस लेके आगे बढ़े, तो बिल्कुल हम लोग स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं, एंग्जाइटी को भी कम कर सकते हैं, अननेसेसरी थॉट्स जो हम फ्यूचर के लिए बना रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेकिन डॉक्टर अलीम सिद्दीकी, घर पर रह करके जो लोग अभी भी कोरोना संक्रमण से लड़ाई लड़ रहे हैं, संक्रमित हैं या नहीं भी हैं, तो अपने दिमाग पर जो स्ट्रेस बना हुआ है, जो तनाव बना हुआ है, उसको कम करने के लिए उपाय क्या हो सकते हैं? इसके लिए क्या कोशिशें वो कर सकते हैं घर पर रह करके? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उपाय हमारे पास क्या है। कुछ तो जनरल उपाय हैं, तो जनरल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं। जैसे कि अगर आप एक जनरल आपका जो यूजुअल रूटीन है वो रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कि सोने उठने का टाइम, खाने का टाइम, नहाना धोना, अपने आप की सफाई करना, ये जो रिदम्स होते हैं बॉडी की, बायोलॉजिकल रिदम और जो सोशल रिदम है, इसको आप फॉलो कर रहे हैं तो ये तनाव को कम करती है। अगर इस रिदम को आप तोड़ रहे हैं कि जब मर्जी आए सो रहे, जब मर्जी आए उठ गए, क्योंकि लॉकडाउन है अभी तो जाना भी नहीं है, तो दोपहर में उठे, फिर कभी खाना खाया कभी ना आया, तो ये चीज अल्टीमेटली आपकी तनाव को बढ़ाती है, कम नहीं करती। दूसरा, अगर कोई जो सूचनाएं आप ले रहे हैं, कहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन अगर आप अपने डॉक्टर के संपर्क में है वहां से ले रहे हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया पे सेल्फ मेड प्रोक्लेम डॉक्टर्स आ गए हैं, बहुत सारी विधियां बता रहे हैं, बहुत सारी डरावनी चीजें आ रही हैं या बैड न्यूज आ रही है, तो इसको लिमिट करना होगा आपको। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक, वेरीफाइड, वहां से इंफॉर्मेशन लेंगे। जो सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी चल रही है, इससे दूरी बनाए रखें। मैं ये नहीं कहूंगा तो उसको स्विच ऑफ कर दें, लेकिन उसको लिमिट कर दें कि इसको इतनी देर ही हम देंगे और उसको उतना इंपॉर्टेंस देंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको अपने डॉक्टर से संपर्क में करके उसको सुधारें। ठीक है, तो स्ट्रेस कैसे कम किया जाए, बिल्कुल हम इस पर और भी विस्तार तरीके से बात करेंगे डॉक्टर अलीम सिद्दीकी। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर राम लखन कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम लखन, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? राम लखन अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए और अपना सवाल रखिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी, पूछिए। मेरा नाम राम लखन चंद है जी। डॉक्टर साहब, मुझे ये जानना है कि जैसे अभी बताया जा रहा है कि कोरोना के जो भी मरीज हैं, कोरोना होने के बाद उनको लगभग 3 महीने के बाद वैक्सीन लगाया जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिनका टेस्ट नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, एक सामान्य व्यक्ति हूँ, हो सकता है मेरे अंदर लक्षण हो तो टेस्ट तो हुआ नहीं, तो जब टेस्ट नहीं हुआ तो कैसे पता चलेगा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं या नहीं हूं? उसके बाद मुझे टीका लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? ये मेरा सवाल है सर। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं डॉक्टर अलीम सिद्दीकी। उनका कहना यह है कि अगर हमने टेस्ट नहीं कराया है तो हम पहचान कैसे करें, और साथ ही साथ हम वैक्सीन कब लगवाएं, कैसे लगवाएं? जी, अगर आपने टेस्ट नहीं कराया है तो डायग्नोसिस कंफर्मेशन टेस्ट के ही है, तो या तो आप वो टेस्ट करा के देखिए। लेकिन अब मान लीजिए आपको पहले हुआ है तो वो लक्षण तो होके निकल जाएंगे, ठीक है, तो टेस्ट में तो अभी पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि टेस्ट उसी समय पॉजिटिव आता है जिस समय आपको कोरोना हुआ है। तो जो दर्शक की हमारी क्वेरी थी कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो अगर सबसे आसान चीज, अगर आपने टेस्ट नहीं कराया है, कुछ नहीं कराया है, तो आप वैक्सीन एज पर प्रोटोकॉल नॉर्मल अपने आप को नेगेटिव मानते हुए ही चलें। सबसे पहली बात कि उसके लिए टेस्ट के पीछे भागने की जरूरत नहीं। अगर आपने टेस्ट नहीं कराया है और आपको क्लियर कट सिम्टम्स हुए हैं कोविड के, जैसे कि लॉस ऑफ स्मेल हुआ फीवर के साथ और बाकी चीजें हुई हैं, अगर कोविड क्लिनिकली एस्टैब्लिश्ड है तो 3 महीने का हम गैप लेंगे। अगर आपने टेस्ट नहीं कराया तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई सिग्निफिकेंट सिम्टम तो नहीं हुए, हो सकता है कोविड आया एसिम्प्टोमेटिक होकर चला गया, तो उसको आप उसके लिए टेस्ट के लिए भागने की जरूरत नहीं है, जाकर आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। दूसरा, जो एंटीबॉडीज होती हैं, कोविड एंटीबॉडी टेस्ट होता है, वो कराया जाता है कि लेकिन ये सारी चीजें आप हमेशा डॉक्टरी सलाह से करेंगे, मेरी राय पे नहीं करेंगे।
कि कोविड एंटीबॉडी भी ये देखते हैं कि क्या कोविड के प्रति हमारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है कि नहीं। उससे इनडायरेक्ट आइडिया लगता है कि क्या हम कोविड के थ्रू निकले हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये सब टेक्निकल बातें हैं। मोटी बात, अगर आपको वैक्सीन कोविड का टेस्ट नहीं कराया है, कोविड का कोई लक्षण नहीं है, तो आप जाइए वैक्सीनेशन कराइए, कोई इसमें आपको रोक नहीं रहा। ठीक है, तो यानी कि आप जा सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप टेस्ट नहीं करवाए हैं और आप आगे वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तो आप अपने आप को नेगेटिव मानकर आगे वैक्सीनेशन के इस अभियान में जुड़ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेश, हम बात कर रहे थे कि उपाय क्या हो, कैसे हम मानसिक तौर पर जो तनाव आज के समय में बन रहा है, जो नकारात्मक चीजें सामने आ रही हैं, कैसे उससे इतर हम सकारात्मक सोच रखें। बहुत सारी चीजें तो डॉक्टर अलीम सिद्दीकी ने बताई हैं, लेकिन इस बात को जरा आगे बढ़ाते हुए राजेश जी, आप भी जरा कुछ इस चीजों इनमें कुछ चीजें जोड़ दीजिए कि क्या क्या और घर पर रह करके लोग ध्यान रखें। देखिए, जहां तक अलीम ने बताया, उसके अलावा जो सबसे जरूरी है कि आपका एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ रूटीन हो और अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। फिजिकली एक्टिव का मतलब या तो आप योगा करें, मेडिटेशन करें, इंडोर गेम्स खेलें। कहीं ना कहीं अपने आप को अगर फिजिकली एक्टिव रखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। तीसरा, आप अभी ये जो समय है अपने परिवार के साथ जुड़ें। अगर आप घर में 4 व्यक्ति हैं तो उनके साथ समय दें, उनकी बातों को सुनें, बच्चों को अपनी पुरानी बातें बताएं, जिसको कहते हैं कि भाई नॉस्टैल्जिक रिमाइंडर्स करें। आप अपने जितने सोशल आपके ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे डिजिटली कनेक्ट रहें, लिटरेचर अच्छे से पढ़ें, अच्छा खाएं। और मैं इतना कहता हूं कि ये एक सही समय है कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि क्या मेरी लाइफ में जो फिलोसॉफिकल वैल्यूज हैं, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, और आपने बहुत सारे जो पेंडिंग टास्क थे उसको आप अभी कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जहां तक मैं कहूंगा कि हम सब के अंदर काफी हॉबीज होती हैं, काफी पैशंस होते हैं, लेकिन हम उसको आई थिंक चैनलाइज नहीं कर पाते हैं, उसको परस्यू नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा समय है कि हम उसको परस्यू करें और अपनी हॉबीज को कहीं ना कहीं एक रूप दें। तो मेरा इसमें इतना ही कहना है। और मैं, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट कई बार एक इंडिविजुअल अप्रोच भी होता है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखते हैं, जैसे गाने सुनना, डांस करना, कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी आपके दिल को अच्छा लगे। बिल्कुल, जो आपकी हॉबी है आप उसको जरूर इस दौरान पूरा करें। लेकिन डॉक्टर राजेश, इस समय जो सोशली संपर्क में नहीं रहते हैं लोग और ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, उनका ज्यादा सोशल उनका सर्कल नहीं होता है, तो उनके लिए ज्यादा मुश्किलें हो जाती हैं, क्योंकि वो परेशानी में होते हैं, डर होता है, तो वो साझा नहीं कर पाते हैं बातें। वो जो शेयरिंग है वो ना होना भी एक दबाव बनाता है। बिल्कुल, देखिए, जो कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अकेले रह रहे हैं, मतलब शायद वो कहीं ट्रैप्ड है, उनके पास कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जिनसे वो अपनी बातों को शेयर करें। क्योंकि कई बार आप आमने सामने बातों को शेयर करते हैं तो उसका एक अलग वैल्यू होता है। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आज सबके पास मोबाइल है और मोबाइल में पूरी की पूरी दुनिया हमारी समाई रहती है, तो उन व्यक्तियों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वो लोग अपने मन की बातों को बिल्कुल साझा करें। क्योंकि मैं कहता हूं कि एक होता है फैमिली सपोर्ट, एक होता है नॉन फैमिली सपोर्ट। और नॉन फैमिली सपोर्ट एक बहुत ही मेजर ग्रुप होता है जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। ये एक सही समय है कि आप अपने स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स से जुड़िए, क्योंकि फ्रेंड्स आर द बेस्ट मेडिसिन। आई थिंक बहुत लोगों ने इस बात को कहा है। तो उन लोगों से मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि मन में जो भी हो, डर, भय, घबराहट, चिंता, उसको शेयर करें। और उसको करने से कहीं ना कहीं उनको मन को शांति मिलेगी और हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे उनको। बिल्कुल, और इसीलिए आपको अपने दोस्तों के साथ जुड़ करके रहना है। बेशक आप फिजिकली आप उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन आप उनसे फोन के थ्रू आप जरूर उनसे बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर निवेदिता डोकरा, आज का जो समय है हाईटेक युग है और ऐसे में हम उन्हीं हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हम अपने मोबाइल फोन का और जो सोशल नेटवर्किंग एप्स हैं, हम उनके जरिए अपना जो सामाजिक दायरा है उसको और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कम से कम जो शेयरिंग होगी तो उससे जो लोगों के मन का डर है वो खत्म हो सकेगा, साझा भी की जा सकेंगी बातें। जी, लेकिन सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत तरह की न्यूज़ आ रही हैं और सब बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग न्यूज़ भी आ रही हैं और उसको सोच सोच के इंसान और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहा है और वो ये सोच रहा है कि शायद ये मुझे भी हो सकता है या ये मुझे हो जाएगा। तो आप कितना सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं,
कितने लेवल तक यूज कर रहे हैं और कौन सा मीडियम आप यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया का, ये पता करना बहुत जरूरी है और ये कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ बिल्कुल आपने कहा जैसे कि हम लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, जैसे जिनसे हम मिल नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसा है। और आजकल तो साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट सब अवेलेबल है वीडियो कॉल पे। आपको कभी ऐसा लग रहा है कि ये मेरी प्रॉब्लम कोई मेरा दोस्त या फिर मेरा फैमिली मेंबर नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो बिल्कुल आप साइकियाट्रिस्ट से भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोवाइड कर रही हैं हेल्प, लेकिन इसमें भी प्लीज आप मीडियम देखिए, क्योंकि हर दूसरा इंसान आजकल टॉक टू मी कर रहा है। तो आप किस प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं हेल्प के लिए, ये चीज भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और एक और मेरा सजेशन है कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, सारी एक्टिविटीज बेड पे बैठ के कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि फिर रात में जब वो सोने जाते हैं तो उनको नींद नहीं आती है। तो इसीलिए ये एक और टेक्निक है कि आप अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज बेड पे बैठ के मत करिए। जब आप सोने जा रहे हैं सिर्फ तभी बेड पे जाइए, क्योंकि इनसोम्निया भी आजकल एक बहुत बड़ा रीजन है इस लॉकडाउन में जो लोग फेस कर रहे हैं। और उसका बेसिक रीजन यही है, बिकॉज एवरी डे वो बेड पे हैं, कोई रूटीन नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। ठीक है, क्योंकि अगर ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं और जरा इसको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच अन्नपूर्णा हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अन्नपूर्णा, बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप? लगा तो बहुत बहुत स्वागत है अन्नपूर्णा जी। सर मेरे बेटे की तबीयत तो बहुत 4-5 साल से खराब है तबीयत, तो उसका इलाज कब तक चलेगा? मानसिक रोग की दवाएं दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो कितने समय से इलाज चल रहा है? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, ठीक है। जरा जान लेते हैं डॉक्टर निवेदिता, इसमें क्या किया जा सकता है? सवाल ये है कि कब तक इलाज आगे चल सकता है? मैं चाहूंगी कि डॉक्टर अलीम, क्योंकि वो एक साइकियाट्रिस्ट हैं, वो ये आंसर करें तो उनको ज्यादा अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। डॉक्टर अलीम जी, देखिए, जिनकी हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा जी के बेटे की, उनको डायग्नोसिस क्या है या कौन सा मर्ज बताया गया है, उसके आधार पे कितने दिन दवा चलनी है ये तय होता है। तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, यानी कि डायग्नोसिस, और कौन सी दवा चल रही है, तो अगर ये वो दर्शक बता पाए तो हमारे लिए बताना आसान होगा। तब तक मैं जनरल बात ये बता दूं कि जितनी भी बीमारियां हैं उसको 2 प्रकार में बांटा जा सकता है, कम्युनिकेबल वर्सेस नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब इन्फेक्शियस जो छूत की बीमारी है, एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है। इस बीमारी में आप कीटाणु को खत्म कर दीजिए, टीबी को खत्म कर दीजिए, टीबी 9 महीने के बाद ठीक हो जाता है। या कोविड हुआ, कोविड कुछ हफ्ते बाद ठीक हो जाता है। कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड की बीमारी या मनोरोग वाली बीमारी। मनोरोग की बीमारियां, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाला ग्रुप है, इसमें बॉडी का कोई एक फंक्शन कम हो गया, जैसे इंसुलिन का फंक्शन गड़बड़ हो गया तो डायबिटीज हो गई। तो डायबिटीज को हम दवा के जरिए काबू रखते हैं। डायबिटीज इंसुलिन देने से ठीक नहीं हो जाता है, तो वो फंक्शन रिप्लेसमेंट होता है। तो ये चीज समझें तो आपको समझ में आएगा कि जैसे मनोरोग हो गया तो ब्रेन में जो न्यूरोकेमिस्ट्री, ब्रेन की न्यूरोबायोलॉजी चेंज हो गई, दवा के सहारे उसको हम संभाल के सहारा देकर उसको नॉर्मल फंक्शनिंग कहलाते हैं। तो मोस्टली जो दवाएं हैं वो आपके जो लक्षण है रोग के उनको काबू करती हैं। रोग यदि ठीक होना होता है तो अपने आप से धीरे धीरे दवा के सहारे से ठीक होता है। ठीक है, तो इसलिए मानसिक रोग की दवाएं लंबी चलाई जाती हैं। किसी किसी में लाइफ लॉन्ग चलती हैं, किसी में 3 महीना 6 महीना चलती हैं, किसी में 2 साल चलती है, किसी में 10 साल चलती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा रोग है, आपके परिवार में कितने लोग को रोग है, उस रोग के अलावा आपको और कौन कौन सी बीमारियां हैं, दवा को आप कैसे टॉलरेट कर रहे हैं, बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है जो आपका डॉक्टर तय करता है कि इस दवा को हमको लॉन्ग टर्म चलाना है या शॉर्ट टर्म चलाना है। तो इस आधार पे तय होता है। आमतौर पे ये दवाएं लंबी चलाने में बेहतरी होती है। दवा के वजह से अगर आपको कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, मान लो दवा से आपको सुस्ती लग रही है, नींद दिक्कत हो रही है, ज्यादा आ रही है, तो ये चीज को आप जब डॉक्टर के साथ करेंगे संपर्क, तो वो इस चीज के लिए ट्रेंड है आपका डॉक्टर जो साइकेट्रिस्ट है कि कैसे दवा को घटाना बढ़ाना है। दवा बहुत ही सुरक्षित है, सेफ है, आदत नहीं पड़ जाती, लिवर किडनी खराब नहीं हो जाता अगर आप सुपरविजन में चल रहे हैं। तो डॉक्टर के सुपरविजन में रहें, दवा को चलने दें,
जो दिक्कत हो रही है उसको डिस्कस करते जाएं। यदि मरीज ठीक है दवा खाने से तो आमतौर पे इन दवाओं को कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि डॉक्टर्स की सलाह पर ही आप दवाइयां आगे बढ़ाएं, लेकिन इसका इलाज थोड़ा सा लंबा जरूर होता है अन्नपूर्णा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका सवाल था उसका जवाब आपको जरूर मिला होगा। बहुत बेहतर तरीके से डॉक्टर अलीम सिद्दीकी ने इस पर समझाया है। लेकिन डॉक्टर अलीम, एक चीज ये भी कि हमने देखा कि बातचीत करना बहुत हद तक जरूरी है। अपनी जो परेशानियां हैं जब तक हम साझा नहीं करते हैं तो ये हमारे दिमाग पर एक स्ट्रेस बनता चला जाता है। ये कुछ एक ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये हमें परेशानी में डालता है, हमें ज्यादा स्ट्रेस देता है, मानसिक तौर पर तनाव हमारे जहन में बना देता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर तय शेड्यूल हो, जैसा कि शुरुआत में आपने जिक्र भी किया था कि अगर हमारी टाइमिंग फिक्स हो, हम तय समय पर हर कुछ चीज कर रहे हैं, तो उससे सभी चीजें धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगती हैं। दूसरा, बातचीत का एक जरिया डॉक्टर निवेदिता ने बताया कि बातचीत के जरिए हम बेहतर तरीके से अपनी जो चीजें हैं उनको साझा कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन अब बात यहां पर कर रहे हैं कि एक्सरसाइज करना, या हम इसको मान के देखते हैं कुछ एक्सपर्ट्स के जरिए कि योगा करना, ये कितना कारगर साबित हो सकता है? डॉक्टर अली जी जी, देखिए जो हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम चाहे डाइट की बात करें चाहे एक्सरसाइज की बात करें, तो आप मोटे तौर पे ये समझिए जो चीज आपके हार्ट के लिए अच्छी है, जो आपकी किडनी के लिए अच्छी है, वही आपके ब्रेन के लिए भी अच्छी है। क्योंकि बॉडी डिफरेंशिएट नहीं करती। तो ये तो स्पेशलिस्ट हो गया ना कि मैं साइकेट्रिस्ट हो गया और एक कार्डियोलॉजिस्ट हो गया और एक नेफ्रोलॉजिस्ट हो गया, तो ये तो हमने इलाज के लिए डिवीजन किए हैं। हमारा शरीर तो एक है, तो शरीर को हमको हमेशा होलिस्टिकली देखना होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस जिसको बोला जाता है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल मतलब खाने में एक्सरसाइज की जो चेंजेस करेंगे तो वो पूरे शरीर को आपको हेल्प करेगा। अगर आप योगा कर रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप नशे से दूर रह रहे हैं और अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं और अगर आप एक आमतौर पर पॉजिटिव आउटलुक रख रहे हैं, तो यही चीज आपके ब्रेन के लिए हेल्दी है, ये आपको ब्रेन को सुरक्षित रखेगा, यही चीज हार्ट को भी सुरक्षित रखेगा। तो जो भी परहेज या जो भी डाइटरी मॉडिफिकेशन कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के लिए अच्छे हैं वही ब्रेन के लिए अच्छे हैं। योगा एक्सरसाइज डेफिनेटली बिल्कुल इसके लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं तो आधे मरीजों को ये कहते ही जाता हूँ कि आप दवा खाएंगे, साथ में एक हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करेंगे और एक दिन में 30 मिनट कम से कम एक्सरसाइज करेंगे। 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक, इतनी एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है अगर आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे कि आमतौर पर होता है, हम लोग कुर्सी पे बैठ के बात कर रहे हैं। तो अगर आप आधा घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली, हफ्ते में 5 दिन कर रहे हैं और बैलेंस डाइट रख रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फैक्टर है। बीमारी है तो ठीक है, मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा डॉक्टर अलीम सिद्दीकी, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस वक्त योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। उन्हें कोविड महामारी से बचाओ, और ये प्रयास निरंतर हमारे चले। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव सामान्य थी, लेकिन संक्रमण फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव में 30 से 50 गुना अधिक थी, और इसके कारण ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ गए। अचानक ऑक्सीजन की डिमांड हुई। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऑक्सीजन की इस डिमांड को ध्यान में रख करके उस समय तो भारत सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को हर जनपद तक पहुंचाने की कार्रवाई हुई। बहुत सारे जनपदों ने बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को अपने यहां संचालित करके स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद की। लेकिन भविष्य की चिंता हमारे सामने है। हर जनपद ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट आज हर जनपद के अंदर लग रहे हैं, और हमने हर जनपद को कहा है कि एक नोडल अधिकारी इसके लिए तैनात करिए जो केवल ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने के लिए वहां पर निरंतर उसकी समीक्षा कर सकें, उसकी मॉनिटरिंग कर सकें और उन्हें समय सीमा के अंदर स्थापित कर सकें। ये कार्रवाई प्रारंभ हुई है। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में संक्रमण अधिक होने के नाते बड़े पैमाने पर हेल्थ लाइन वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर, ये सभी इन्फेक्ट हुए।
प्रशासनिक टीम से जुड़े हुए अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, मंत्रीगण, सामान्य नागरिक, लेकिन इन सबसे बचाव के लिए भी कैसे प्रयास किए जा सकते हैं, उसके लिए हर एक स्तर पर प्रयास हुए। आज उसके परिणाम हमारे सामने स्पष्ट दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में 1 लाख पॉजिटिव केस प्रतिदिन आएंगे। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 30 लाख से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरी टीम ने कोविड प्रबंधन का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया और इसके तहत टेस्ट एंड ट्रीट का जो फॉर्मूला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया था, हम लोगों ने उसको प्रभावी ढंग से लागू किया। प्रदेश में फर्स्ट फेज में जो फर्स्ट वेव आई थी, उस समय एक्टिव केस 67,000 तक पहुंचे थे। सेकेंड वेव में 3,10,000 तक पहुंची। हमने दोनों बार विशेषज्ञों के द्वारा जो आशंका व्यक्त की जा रही थी उसको निर्मूल साबित किया। जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि सेकेंड वेव में यूपी के अंदर प्रतिदिन 1 लाख पॉजिटिव केस आएंगे, हम लोगों ने इसको 38,000 तक सीमित रखा और आज 3,10,000 के एक्टिव केस घट करके प्रदेश में 69,000 मात्र रह गए हैं। प्रदेश के अंदर सबसे अधिक एक दिन में पॉजिटिव केस जो आए थे 38,055 आए थे, आज वो संख्या 3,900 तक पहुंच गई है। मात्र 3,900 पॉजिटिव केस आज आए हैं। पॉजिटिविटी रेट लगातार डाउन हो रही है और रिकवरी रेट लगातार बढ़ी है। लेकिन हमें इतने भर से शांत नहीं रहना है। निगरानी समितियों ने बेहतर काम किया। डोर टू डोर सर्वे का काम, समय से उपचार के लिए मेडिसिन किट के वितरण का कार्य, आरआरटी की टीम ने तेजी के साथ टेस्ट की क्षमता को बढ़ाया। फर्स्ट वेव में जब पहली बार उत्तर प्रदेश में कोविड पॉजिटिव का केस आया था, हमारे पास एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी। हमने एनआईवी पुणे सैंपल भेजे थे। आज उत्तर प्रदेश 3.25 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर चुका है। हमारे पास फर्स्ट वेव के प्रारंभ में एक भी बेड्स मौजूद नहीं था। आज हमने भारत सरकार के सहयोग से 80,000 से अधिक हमारे पास वेंटिलेटर और आइसोलेशन बेड्स मौजूद हैं। आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी बृहद स्तर पर पूरे देश के अंदर चल रहा है और उत्तर प्रदेश भी उसमें अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। टेस्ट की क्षमता अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश 4 करोड़ 70 लाख से अधिक टेस्ट संपन्न कर चुका है और वैक्सीन की अगर आप बातें देखेंगे तो 1 करोड़ 65 लाख से अधिक लोगों को हम अब तक वैक्सीन दे चुके हैं। हम लोगों ने अगले फेज में एक व्यवस्था की है कि वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है और इसके लिए 45 से ऊपर आयु के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भारत सरकार दे रही है। लेकिन 18 से 44 के बीच में राज्य सरकार को वैक्सीन लेनी पड़ रही है। हम अब तक 23 जनपदों में वैक्सीन 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। 1 जून से हम इसे सभी 75 जनपदों तक इसका विस्तार दे रहे हैं और 75 जनपदों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 1 जून से हमारा प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें हमने कुछ व्यवस्थाएं दी हैं, जैसे अभिभावक स्पेशल बूथ। उन सभी अभिभावकों को जिनके बच्चे 12 साल से छोटी उम्र के हैं, यानी थर्ड वेव की आसन्न आशंका को ध्यान में रख करके उन अभिभावकों को पहले से ही वैक्सीन का कवर दे देना, जिससे इन्फेक्शन उनके साथ ना आने पाए या वे इन्फेक्ट ना होने पाए। दूसरा, हर जनपद में पीडियाट्रिक आईसीयू और नीको के निर्माण की कार्रवाई हमारी तेजी के साथ प्रारंभ हो चुकी है। बहुत सारे जनपदों ने बनाने की कार्रवाई आगे कर दी है, कुछ लोगों की यहां तैयारी चल रही है। लेकिन थर्ड वेव के आने की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, उससे पहले पहले हमारे ये सभी कार्य लगभग संपन्न हो चुके होंगे। और टेस्ट की क्षमता को बढ़ाना, पर्याप्त मात्रा में दवा और अन्य संसाधनों के लिए हर जनपद में मेडिकल कॉलेज जहां है
मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को मेडिकल कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए उन्हें अधिकृत किया गया है और जिले में स्वास्थ्य विभाग में जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी को उसके अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है कि उनकी अध्यक्षता की कमेटी स्वास्थ्य विभाग की रिक्रूटमेंट की कार्रवाई को जिले के अंदर संपन्न करेगी, जिससे कहीं भी मैन पावर की कमी न पड़ने पाए। मैन पावर के रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग की कार्रवाई, ये सभी हमारी पैरेलल चल रही है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। मिर्जापुर मंडल ने मां विंध्यवासिनी की कृपा से अच्छा परिणाम दिया है। एक समय यहां पर पॉजिटिविटी रेट लगभग 35% के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन एक सामूहिक प्रयास, जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन, प्रशासनिक टीम और हेल्थ विभाग की जो टीम थी, हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, इन सब ने मिलकर के जनता जनार्दन के सहयोग से आज इसको हम न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता हमें प्राप्त हुई है। यानी 2 से नीचे पॉजिटिविटी रेट तक यह मंडल पहुंचा है और आने वाले समय में इससे बेहतर परिणाम लाने के लिए आज उन्हें कहा गया है। हम लोग पूरी तरीके से सेकेंड वेव में जो एक और समस्या देखने को मिली थी वह थी कि पोस्ट कोविड केयर की। फर्स्ट वेव में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। हर जनपद में पोस्ट कोविड वार्ड के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल चुकी है, बहुत सारी जगह बन चुके हैं। मिर्जापुर में भी पोस्ट कोविड वार्ड, यहां पर आज वहां पे मैंने देखा 5 पेशेंट वहां भर्ती हैं और मैंने उनसे स्वयं वहां जाकर के बातचीत भी की। वे अपने आप को अब पूरी तरह आरामदायक स्थिति में पा रहे हैं। ऐसे ही थर्ड वेव की भी तैयारी हमारी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है और मेरा विश्वास है कि देश की जो लड़ाई कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही है, इस पूरी एक सदी की सबसे बड़ी महामारी है। इस महामारी को मजबूती के साथ सभी को मिलकर के शासन, प्रशासन, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, जनता जनार्दन और सभी लोग जब मिलकर के इसके खिलाफ सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे तो इसके अपेक्षित परिणाम सामने आएंगे। और उसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग जगह जगह दौरे भी कर रहे हैं, एक अभियान के साथ जनता जनार्दन का सहयोग भी ले रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी लगातार दौरे कर रहे हैं। हमें व्यक्ति के जीवन को भी बचाना है और उसकी जीविका को भी। हमने पूरा लॉकडाउन नहीं किया है, एक कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। हमारे कंस्ट्रक्शन के कार्य चालू हैं, हमारे उद्योग धंधे चल रहे हैं, सब्जी मंडी, खेती किसानी से जुड़े हुए कार्य, ये सभी कार्य हमारे चल रहे हैं। लेकिन हर एक जगह कोरोना को परास्त करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क की अनिवार्यता, कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्प डेस्क, ये सभी उसमें सतर्कता के लिए बनाए भी जा रहे हैं, बनाए भी गए हैं। हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि कोविड के नाते बहुत सारे लोगों की जीविका प्रभावित हुई है, उनको सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर मई और जून में हर जरूरतमंद गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जून, जुलाई, अगस्त में राज्य सरकार हर गरीब और जरूरतमंद को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाएगा। लेकिन इसके साथ ही जिनकी जीविका प्रभावित हुई है, प्रतिदिन खाने कमाने वाले लोग थे, संगठित और असंगठित क्षेत्र के जितने भी श्रमिक थे, माइग्रेंट लेबर हैं, स्ट्रीट वेंडर है, नाऊ है, मोची है, धोबी है, माली है, नाविक है, इन लोगों की जीविका प्रभावित हुई है। इन लोगों को भरण पोषण भत्ता जून में हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को सामूहिक प्रयास से परास्त किया जा सकता है और मेरी आप सबसे भी अपील है, हम लोगों को तैयार करें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए, मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करने के लिए। शहर हो या गांव, कोई टेस्ट करने से ना भागे। वैक्सीन हर व्यक्ति को सुरक्षा कवच देगा, हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर लगाए, लेकिन जिस दिन उसको सेंटर में बुलाया जाए, जो नजदीक का
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के वो बात कर रहे थे, लेकिन वापस से अपने विषय पर लौटते हैं और डॉक्टर निवेदिता लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बनी हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर निवेदिता, जिस तरीके से मौजूदा वक्त में, क्योंकि हमने इससे पहले भी कई चीजें हमने समझी हैं, कैसे मानसिक तनाव को कम किया जाए, उसकी पहचान कैसे की जाए, और उसके बहुत सारे कारण भी हैं। कारण ये भी है कि आज के समय में जहां तनाव का एक बड़ा कारण ये भी है कि अकेला कोई भी शख्स रहता है, अकेलापन वो एक बड़ा कारण बन जाता है। तो इन सब के लिए हमने ये भी आपके द्वारा एक सुझाव दिया गया कि मोबाइल फोन के जरिए अपने जितने दोस्त हैं, जितने साथी हैं, उनसे संपर्क किया जा सकता है। लेकिन जो लोग आइसोलेशन में हैं, उनके लिए मानसिक तौर पर ये जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी चुनौती भी है। जी, जो लोग आइसोलेशन में हैं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये। लेकिन जैसे कि हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है, ब्रेन होता है, उसमें बहुत सारी कैपेसिटी होती है नई नई चीज़ें सीखने की, नई नई चीज़ें करने की और नई नई चीज़ें समझने की। तो अगर वो अकेला भी है और उसके आसपास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होंगे जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मान लीजिए बचपन से कोई ऐसी चीज़ है जो वो सीखना चाहता हो, कोई ऐसा पैशन, कोई ऐसी हॉबी जो वो नहीं कर पाया हो, तो उसमें वो अपने आप को एंगेज कर सकता है, कुछ नया सीख सकता है। ऑनलाइन इतनी क्लासेस चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, वो उन क्लासेस के थ्रू कुछ अपना नया स्किल डेवलप कर सकता है। प्लस वो किताबें पढ़ सकता है, नई नई तरह की किताबें, बहुत सारी उसकी जो इंटरेस्ट की हैं वो बुक को पढ़ सकता है। और ये टाइम वो अपने आप को दे सकता है। अपने आप को देने का मतलब है कि वो पूरा समझ सकता है कि उसको क्या क्या करना पसंद है, उसको क्या क्या स्किल्स ऐसे नए हैं जो वो सीखना चाहता था। और देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन है, चॉइस हमारी होती है हमेशा। ऑप्शन ये हो सकता है, या फिर हम ये सोचें कि हम कितनी बुरी स्थिति में हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम उसी सिचुएशन का इस्तेमाल करें अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो अब चॉइस इंसान की होती है, ऑप्शंस तो होते हैं। तो अगर वो ये चॉइस लेता है कि मुझे ग्रो करना है, तो उसके पास बहुत रिसोर्सेज है अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन बीइंग एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ सीख सकता है। तो वो अपना वो टाइम उस कुछ नया सीखने में, कोई नया स्किल डेवलप करने में यूज कर सकते हैं। यानी कि कुछ नया करने के लिए आप अपने स्किल्स को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इससे आपका ध्यान भी थोड़ा सा बटेगा और ये जो दबाव बनता है, और इसीलिए हमने तस्वीरें भी हम लगातार अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो कोविड अस्पताल में जो मरीज मौजूद हैं, उनके मानसिक तनाव को कम करने के लिए, चाहे वो डांस हो, डॉक्टर अलीम सिद्दीकी, ये सब कुछ ऐसी चीजें कराई जा रही हैं ताकि उनके मन का डर को कम किया जा सके। कोई भी एक्टिविटी और इसमें पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो वो एज पर पेशेंट टेस्ट, एज पर पेशेंट एक्सेप्टेंस, एज पर उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो कैसे को अच्छा बुरा मानते हैं। तो ये एक चीज मैं रेज करना चाह रहा था, जो एक्चुअली इंडिया में बहुत अभी पॉपुलर नहीं है और बहुत सिंपल सी चीज है, जिसको बोलते हैं हम सपोर्ट ग्रुप। सपोर्ट ग्रुप यानी कि एक ही परेशानी से जुड़े हुए लोग, जैसे अब कोरोना में लोगों का मान लीजिए फैमिली में किसी का लॉस हो गया, डेथ हो गया, तो इस तरीके के लोग अगर वो सारे जमा होकर एक सपोर्ट ग्रुप बनाएं, तो और उसके साथ एक कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जुड़ जाए, तो जैसे कोई एक उसके साथ जुड़ गया, बाकी सपोर्ट ग्रुप में, तो एक साथ हमने 10 लोग, 20 लोग या 30 लोग को हम डील कर सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर कम, इसलिए हम लोगों ने एक्चुअली अभी भी किया था, उसमें बहुत लोगों का आया कि सपोर्ट ग्रुप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह के सपोर्ट ग्रुप आप अपने लोकल एरिया में स्टार्ट करें, सिमिलर मार्केट हो, जिनकी एक तरह की समस्या है वो हो, और एक लोकल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का अटैच हो। तो डॉक्टर के ऊपर भी कम लोड है। मैं अगर 20 लोग को देखूंगा और मुझे 20 घंटा लगा, तो मैं सबको एक साथ भी कर सकता हूँ। तो ये जो सपोर्ट ग्रुप है, इसका ध्यान दें। सपोर्ट ग्रुप अभी के लेवल में ऑनलाइन भी हो सकते हैं, कि आइसोलेशन में भी आप हैं तो भी आप सपोर्ट ग्रुप में केवल आप क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैंने अपनी परेशानी डॉक्टर राजेश को बताई, डॉक्टर राजेश ने मुझे बताई, मैंने निवेदिता को बताई, निवेदिता ने मुझे बताई। तो ये अगर हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो वो आधे घंटे के बाद ही हमारा जो स्ट्रेस लेवल नहीं होना है। कम्युनिकेशन जिसके पहली बात करें, तो कम्युनिकेट अगर हम डिस्कस करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं। अभी मेरे साथ कोई बुरी घटना हुई तो मैंने उसको कैसे संभाला, इससे अगले को आइडिया मिला कि वो इस चीज को कर सकता है, इस तरह से दूसरे ने मेरे को आइडिया दिया। तो ये सपोर्ट ग्रुप का आइडिया है, इसको मेरे ख्याल से हम लोगों को एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि
बहुत सारे लोगों को एक साथ हम डील कर सकते हैं और वो लोग एक दूसरे का हेल्प भी कर सकते हैं। और इससे जो आइसोलेशन जो आप उठा रहे हैं, आइसोलेशन वाला मुद्दा, अगर आप आइसोलेशन में भी हैं तो आप ऑनलाइन तो सपोर्ट ग्रुप से ज्वाइन कर ही सकते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा सुझाव यहाँ पर सामने आया है डॉक्टर राजेश के आइसोलेशन में जो लोग हैं या जो भी लोग अभी तक दूर बैठे हुए हैं उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिल सके और इसके लिए ऑनलाइन माध्यम के जरिए उनके साथ जुड़ा जा सकता है। तो हमने ये देखा कि ये बहुत हद तक कारगर भी हुआ। कई अस्पतालों के अंदर जो सीरियस पेशेंट थे उनकी जो रिकवरी थी वो देखा गया कि तेजी के साथ होती चली गई, क्योंकि वो खुश रहने लगे, तनाव थोड़ा सा कम होता गया। ऐसा सोशल मीडिया पे काफी ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जहां देखा गया कि पेशेंट्स के साथ जो उनके जो अटेंडेंट थे या जो डॉक्टर्स थे या पैरामेडिकल स्टाफ थे, वो कुछ हिंदी बॉलीवुड के कुछ गाने बड़े शेयर, मतलब काफी पॉपुलर गाने उसमें काफी प्रचलित हो रहे थे। मेरा कहना है कि म्यूजिक थेरेपी इज ए ग्रेट थेरेपी एंड पर्टिकुलरली जो लोग आइसोलेशन में हैं, पर्टिकुलरली जैसे आईसीयू है या इवन होम आइसोलेशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो अकेलापन है उसके लिए म्यूजिक या डांस या कहीं ना कहीं उनको लगे कि जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो उनसे एक फैमिली मेंबर की भांति उनका व्यवहार है। और हम डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ या साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, हम सब इस मुहिम में जुड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमें पता है कि एक लेवल के बाद डॉक्टर्स भी लाचार हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम ऐसे मरीजों को थोड़ी बहुत चंद खुशी के लम्हे दें, उनके साथ उनके हाथों को हाथ को पकड़ें या उनको ये एहसास दिलाएं कि आप अकेले नहीं हैं। आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन छोटे छोटे पल अगर हम दे पाए तो शायद उनका अकेलापन, शायद उनका गम, जो उनका दर्द है, वो काफी हद तक काफी कम हो सकता है। बिल्कुल, और ये कोशिश होनी चाहिए। और हमने देखा भी कि कई सोशल मीडिया ग्रुप्स पर ऐसे ही वीडियोस बहुत हद तक वायरल हुए और इससे जो ट्रीटमेंट था वो भी कुछ हद तक मरीजों के लिए आसान हो पाया था। लेकिन ये सब कुछ करना डॉक्टर निवेदिता, एक डॉक्टर के लिए, स्टाफ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके सामने चुनौतियां तो बहुत सारी होती ही हैं, लेकिन परेशानियां होती हैं क्योंकि मरीज बहुत बड़ी संख्या में उनके सामने थे। तो उनको हर किसी मरीज को देखना है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मानसिक स्थिति को भी बनाए रखना है। जी, तो बहुत अच्छा सजेशन है ये डॉक्टर अलीम सिद्दीकी का, और ये हर कंट्री में बहुत कॉमन है, स्पेशली जो बेरीजमेंट थेरेपी जिसका किसी का लॉस हो जाता है उनके लिए बहुत काम आती है। और देखिए, ग्रुप होता है, ऐसा नहीं है कि आप 100 लोग ले रहे हैं, आपने 10 लोग लिए और आपने एक ट्रेनर, जैसे उन्होंने कहा, एक हेल्थ वर्कर उनके साथ प्रोवाइड कर दिया। अब ऐसे आपने उनके साथ एक हेल्थ वर्कर प्रोवाइड करा, तो अब क्या करेंगे, सब अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। और जब सब अपनी स्टोरी शेयर करते हैं तो दूसरे को कहीं ना कहीं ये सपोर्ट मिलता है दैट आई एम नॉट द ओनली वन, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। और एक तरह से इससे उनका लेवल बढ़ता है। और दूसरी तरफ से जब मान लीजिए अगर एक कोई आइसोलेशन में है और उसने ये बताया कि मैंने ये किया अपनी चीज से निकलने के लिए, तो बाकी जो 9 लोग हैं उस ग्रुप में, 8 लोग हैं उस ग्रुप में, उनको भी ये एक सजेशन मिल जाता है। ऐसे 10 लोग अगर 10 सजेशन देते हैं तो उनके लिए वो सजेशन और ज्यादा बढ़ जाता है और ज्यादा उनको चीजें मिल जाती हैं, टेक्निक्स मिल जाती हैं अपने आप को एलिवेट करने के लिए। प्लस जैसे कि बोलते हैं कि वो आपने एक क्वेश्चन रखा था कि अकेला फील करते हैं, सपोर्ट ग्रुप से होगा कि वो अकेला नहीं फील करेंगे। और जब इंसान ये फील करेगा हाँ मेरे जैसे और भी हैं और वो निकल रहे हैं तो मैं भी निकलूंगा, तो उससे उनकी मेंटल स्टेट और ज्यादा बढ़ती है। तो अगर एक ग्रुप बना दिया ऑनलाइन, इसको आपको जरूरी नहीं है कि आप लोगों को सर्कल में बिठाएं, आप बिल्कुल ऑनलाइन ये चीज कर सकते हैं। उनके साथ एक हेल्थ प्रोवाइडर, मेंटल हेल्थ वर्कर प्रोवाइड कर दिया। और उसके साथ साथ क्योंकि जैसे होलिस्टिक अप्रोच होती है कि इक्लेक्टिक अप्रोच होती है जिसमें कि आपका माइंड, बॉडी सब कुछ साथ में वर्क करता है, तो जब आप बॉडी के साथ वर्क कर रहे हैं और अपने माइंड के साथ भी थोड़ा वर्क करना शुरू कर दिया, तो जो आपका प्रोग्रेस होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा सिर्फ बॉडी पे वर्क करने से। ठीक है, तो ये एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर सुझाव डॉक्टर अलीम सिद्दीकी आपके द्वारा। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाह रहा हूँ। अब बात हमने अभी तक का जो युवा वर्ग है या जो बड़े लोग हैं उनके लिए की है, लेकिन बच्चों के लिए एक बड़ी परेशानी है। मैं इस सवाल पर आऊँ, लेकिन उस बीच हमारे साथ एक और कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम सुरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम सुरेश, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी सर, मैं राम सुरेश, मैं संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ, ग्राम चंदूरिया है मेरा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर, जब कोरोना काल में सबको पता है कि बगैर मास्क लगाए घूमना खतरे से खाली
नहीं है, फिर भी लोग बगैर मास्क के घूम टहल रहे हैं, शादियों में इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। ये तो सीधे पुलिस की जिम्मेदारी बनती है सर। ठीक है, पुलिस मुस्तैद रहे तो ये मतलब ये लापरवाही नहीं हो सकती, क्योंकि ठीक है यार, कि प्रशासन की यहाँ जिम्मेदारी बनती है। अगर ऐसे कोई भी मामले सामने आते हैं, अगर कहीं भी ढिलाई बरती जाती है, तो उस पर प्रशासन को जिम्मेदारी के साथ इस पर कदम उठाने चाहिए। खैर, आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। और आपने बहुत सारी सलाह इस मंच के जरिए हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई हैं, और इस मुश्किल भरे दौर में मानसिक तौर पर जो तनाव हमारे जहन में बना हुआ है, उसको कैसे कम किया जा सकता है और कैसे बचा जा सकता है, ये लगातार आपके द्वारा बताया गया। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।